नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय हितम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं कृपेश वासु। अब आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो बात है आपके सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर कि राष्ट्र के अंदर जो ये तथाकथित पत्रकार लॉबी है, इन्होंने किस तरीके से न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है। भारत का इतिहास किस तरीके से इन्होंने बदल रखा है और किस तरीके से ये इतिहास में बार बार ऐसे तथ्य लेके आते हैं जो हमारे इतिहास से कहीं से भी जुड़े हुए नहीं थे। अब जब इनकी बात की जाती है तो ये हमारे को कभी गोदी मीडिया कहते हैं, कभी आपको अपमानित करने के लिए आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कभी आपको कहेंगे कि ये हिंदूवादी हैं। इस तरीके से बार बार ये प्रयास करते हैं कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि अंततो गत्वा आप ही गलत हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है अजीत भारती जी, डू पॉलिटिक्स के संस्थापक और एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं जिन्होंने लंबे समय तक एक अपने पत्रकारिता में अपना अलग नाम अर्जित किया है। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी अजीत भारती के नाम से, डू पॉलिटिक्स में भी और ऑप इंडिया के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। पत्रकारिता में कई वर्षों से सक्रिय हैं और इनकी पत्रकारिता जो है वो निष्पक्ष मानी जाती है और ये अपने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने में हमेशा आगे रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ही प्रोग्राम। अब उस इतिहास को लेकर एनसीईआरटी का मूलतः इतिहास पढ़ाया जाता है। उस पर नीरज अत्री जयपुर में ही शायद काम करते हैं, उन्होंने 107 आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए कि ये जो तुम लिख रहे हो कि ब्राह्मण जो है 5000 साल दलितों पे अत्याचार की, कहाँ से लिख रहे हो? ये 5000 साल का इतिहास कहाँ से आया तुम्हारे पास? किसी पुराण में लिखा हुआ है कि दलित पे ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, कहाँ से आया? 107 आरटीआई के रिप्लाई में ये आया कि ये जेएनयू में लिखा गया, उनसे जाके पूछिए। और उनके पास किसी भी ऐसी चीज को कि औरंगजेब ने तो मंदिर बनवाए, तो पूछा कहाँ मंदिर बनवाए, कोई जवाब नहीं। ये मैं आजकल की आपको बात कर रहा हूं। आप देखेंगे कि ये औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, औरंगजेब जिसने कई मंदिरों को तोड़ा और उसकी वजह से आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, काशी के मंदिरों को तोड़ने के प्रयास किए गए, वहां पे जो ये मस्जिदें बनाई गई, उसके बाद भी इस तरीके से इतिहास लिखना कहीं ना कहीं तो गलती है हमारी कि हम भूले नहीं। चलिए इस पे फिर चर्चा करते हैं। नक्सल हम जिसको बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं वो बौद्धिक आतंकवाद है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। और ये तंत्र जो है लगभग 150 वर्षों का है। मतलब अभी का जो इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर या नैरेटिव वॉरफेयर, ये सब जो हम लोग कहते हैं, तो इसमें से ये मैकॉले की बात कोई कर रहे थे, फिर थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं कि ये सोच उत्पन्न कहाँ से होती है कि हम और आप भी, मुझे लगता है 2010, 12, 13 तक, जब तक सोशल मीडिया का अभ्युदय नहीं हुआ था और इंटरनेट 2.0 नहीं आया था कि आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, आप सिर्फ कमरे में बैठकर कुछ सोचते थे, काल्पनिकता कि वेद जो है गरड़ियों का गीत है, मतलब उनके लिए एक गरड़िया ही सब कुछ है। ईसा मसीह की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको लगता है जितना ज्ञान आता है गरड़ियों से ही लेके। और वेस्ट की जो अपनी एक तरह से देखिए कि जब तक पुनर्जागरण रेनेसांस नहीं आता है उधर, तब तक ये लोग क्या पत्थरों से लड़ रहे थे, मतलब तलवार तक बनाने की तकनीक जिनके पास नहीं थी, कपड़े पहनने के लिए नहीं था, चमड़ा पहनते थे। क्रूसेड का पूरा इतिहास आप देख लीजिए। और फिर मैं अपने ग्लोरी में जाने लगूं तो 2000 साल पहले हमारे पास नालंदा था, विक्रमशिला है, ये तो बिहार में ही 2 विश्वविद्यालय थे। बाकी 5-6 और बौद्ध महाविहार जिनको बोला जाता है वो सब थे। वो सब जब नष्ट हो जाता है खिलजी के आने के बाद, और फिर एक जो श्रृंखला थी उससे बीच की कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ सनातन इतिहास से जब गायब कर दी जाती है पर्पसफुली, उसके बाद विलियम जोन्स जैसों को एक, आप कह सकते हैं कि एक रिक्त स्थान मिलता है जहाँ वो भरना चालू करते हैं वो गंद कचरा। इनको अपने रेस को भी ग्लोरीफाई करना था कि हम जो गोरों की रेस हैं, हम बहुत महान हैं। पुनर्जागरण में जो हुआ, रेनेसांस में जो हुआ, पाइथागोरस का थ्योरम किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था या
हमारे किसी ग्रंथ से लिया हुआ है, अणु परमाणु की संरचना कहाँ से आती है, ये सब आप लोगों ने, और इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कह के नकार दिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन इनको चाहिए था कि हमारी महानता का एक हमें लीनिएज भी चाहिए, हमारे पूर्वज कौन थे। तब इन्होंने भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज सिस्टम, और उसमें भी क्या किया कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर दिया। आप बताइए कि जिस जगह का नाम रामेश्वरम है वो क्या संस्कृत भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है? जो हम द्रविडियन लैंग्वेज सिस्टम कहते हैं उनके अधिकतर शब्द, आप कन्नड़ को थोड़ा धीरे करके सुनिए, तमिल को थोड़ा धीरे करके सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस भाषा के मूल शब्द कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने तमिल और संस्कृत को अलग किया। फर्जी का बताया कि शिव जी के डमरू से 2 भाषाएं निकली, एक से संस्कृत एक से तमिल, इस तरह की बातें गढ़ी गई, जबकि हम सब एक भाषा परिवार के। तो भाषा परिवार अलग करने से क्या हुआ कि यूरोप वालों को इंडियन लीनिएज मिलता है। हिटलर का जो दिमाग खराब किया था, ये जो आर्यन थ्योरी आई, जो अब पूरी तरह से ध्वस्त की जा चुकी है, तो इन लोगों ने अपना लीनिएज तलाशना शुरू किया कि यार हम आर्य हैं, आर्यंस महान थे, और क्योंकि उन्हीं का टेक्स्ट ही सर्वाइव किया था वेद पुराणों की अगर हम बात करें तो। फिर विलियम जोन्स मिलके, मैक्स मूलर मिलके, ये लोग जो है भारत में जो 2000 सालों में जो हुआ, जिसका किसी को अंदाजा नहीं क्योंकि जला दिया गया, जो हमारी एक कंटिन्यूस हिस्ट्री थी वो सब, तब इन्होंने सेमिनार बुलाते थे, जैसे हम लोग बैठे हैं उसी तरह के, अपने ही लोग, जैसे जज साहब लोग करते हैं, जज साहब मिलके जजों को चुन लेते हैं, तो उसी तरह का सेमिनार होने लगा। और अजीत भाई ने रिसर्च किया, स्नेहा बहन ने जो है कहा कि अजीत भाई गजब का रिसर्च है, और रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं, अजीत भाई ने जो फलाने भाई के साथ बैठ के कॉफ़ी रूम में चर्चा की होगी, वो रिसर्च कह के शोध करके आने लगा। तो आप देखेंगे कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उस इतिहास को लेकर एनसीईआरटी का मूलतः इतिहास पढ़ाया जाता है, उस पर नीरज अत्री जयपुर में ही शायद काम करते हैं, उन्होंने 107 आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए कि ये जो तुम लिख रहे हो कि ब्राह्मण जो है 5000 साल दलितों पे अत्याचार की, कहाँ से लिख रहे हो? ये 5000 साल का इतिहास कहाँ से आया तुम्हारे पास? किसी पुराण में लिखा हुआ है कि दलित पे ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, कहाँ से आया? 107 आरटीआई के रिप्लाई में ये आया कि ये जेएनयू में लिखा गया, उनसे जाके पूछिए। और उनके पास किसी भी ऐसी चीज को कि औरंगजेब ने तो मंदिर बनवाए, तो पूछा कहाँ मंदिर बनवाए, कोई जवाब नहीं। ये मैं आजकल की आपको बात कर रहा हूँ, तब फिर नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें जो है क्लियर करने की बातें होंगी। तो मेरा मूलतः भूमिका यह है कि ये लोग और हम लोग भी उसी अर्बन नक्सल विचारधारा से एक तरह से प्रभावित हैं। जब तक ओपन नहीं हुआ, जब तक कोई राजीव मल्होत्रा जी ने ब्रेकिंग इंडिया नहीं लिखी, तब तक तो हमें पता भी नहीं था कि ये हो क्या रहा था। हम कैसे, जिस सभ्यता ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा है, उस तरह से बड़े युद्ध, मतलब सिकंदर को पुरु ने हराया और यहां से जाते जाते सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है। मतलब हरा के गया तो भाई ऐसा क्या हो गया कि उसको उसकी मृत्यु हो जाती है? वो झेलम कैसे क्रॉस करता है, और उसके बाद पुरु के हाथियों की सेना ने उसके साथ क्या किया, ये सब आज हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन हमें क्या बताया गया कि पुरु गर्दन झुका के सिकंदर के सामने खड़ा था और बोला कि बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो बोलता है कि एक राजा के साथ जैसा सुलूक होना चाहिए वैसा। तो ये जो मिथ मेकिंग हुई है, उसमें पूरी सभ्यता को डिमोरलाइज करने की चेष्टा की गई और सतत चेष्टा की गई है, और हम लोग डिमोरलाइज हुए हैं। अभी मैंने जज साहब से पूछा था प्रश्न कि अंग्रेजी 3% लोग बोलते हैं, वो घुमा के बोल के चले गए कि नहीं सब जगह यही समझा जाता है। भाई सब जगह समझा जाता तो 120 करोड़ लोग बोलते। तो ये जो सरांध है फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, और ये आपको हमारे तरफ की महिलाओं में मिल जाएगा, बिहार यूपी की महिलाओं में। ट्रेन में अगर आप जाएंगे तो माताएं अपने बच्चों से भोजपुरी, मैथिली, मगही में बात नहीं करती, वो जो अंग्रेजी में बात करती है बच्चों से। आप सोचिए, हाँ उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आती, लेकिन वो अंग्रेजी में बात करना चाहती हैं। ये सोच कहाँ से आती है? ऐसा नहीं कि वो पर्पसफुली कर रही है, उसको लगता है कि यही एक तय रास्ता है जिस पर चलते हुए मेरे बच्चे का एक भविष्य है।
तो ये अर्बन नक्सल्स की सबसे बड़ी जीत एक तरह से मान सकते हैं कि मानसिक गुलामी, वो डीकोलोनाइजेशन शब्द का प्रयोग बार बार होता है, तो उससे हम लोग अभी भी उबर नहीं पाए हैं। अब मैं वर्तमान की बात करूंगा कि इसी सत्र का जो टॉपिक है उसी का एक आधा हिस्सा है कि हम इनकी पहचान कैसे करें। पहचानना बहुत आसान है। दोस्तों, भारतीय भाषाएं जो है ना, यदि आपकी मदर टंग आपको आती है, मातृभाषा अगर आती है, तो आप सारी भाषाएं सीख सकते हैं। आपको लगेगा कि अंग्रेजी बोल रहा है, फ्रेंच जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं, या फिर स्पेनिश बोल रहे हैं। इसका रीजन है वो उनकी मदर टंग है, इसलिए वो बड़ी आसानी से बोल पाते हैं। और हमें अपनी मदर टंग बोलने में, मातृभाषा बोलने में शर्म आती है। तो ये मानसिक गुलामी नहीं तो क्या है? विचार कीजिएगा इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने आसपास देखिए कि सरकार की आलोचना मैं भी करता हूं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इस बात को, और कई बार तो मुझे कहते हैं सपा से फंड मिलता है इसको। तो सरकार की मैं इतनी आलोचना करता हूं कि मैं मुलायम सिंह और अखिलेश के साथ खड़ा दिखने लगता हूं कभी कभार। लेकिन आपको मेरे सरकार की आलोचना में राष्ट्र की आलोचना नहीं दिखती, अपने लीनिएज की आलोचना कभी नहीं दिखती। मेरी आलोचना जब भी नीतिगत है। और मोदी कैसे परफेक्ट हो जाएगा? कुछ लोग ऐसे हनुमान का अवतार उनको मानते हैं, जबकि हनुमान जी स्वयं अभी भी इस धरती पे है, तो उनका अवतार कैसे आ गया ये मुझे पता नहीं। तो जब वो परफेक्ट नहीं है, मतलब मैं कैसे मान लूं कि मोदी जी परफेक्ट हैं? किसान जो है हमला कर देते हैं लाल किले पे, और आप कहते हैं कि हमसे समझाने में गलती हो गई। क्या बकैती है? मतलब 303 सांसद बिल पास करता है, और आपका वो एजेंडा है, बहुत लंबे समय से आप उस पर विचार कर रहे थे, और फिर आप एक हिंसक मॉब, भीड़ के सामने झुक जाते हैं, जो लाल किले पे जो है खालिस्तान का झंडा लगा देता, और ये फर्जी बातें कहते कि हम समझा नहीं पाए। कल को फिर 370 अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट 2 बार झाड़ेगा, बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए कश्मीरियों को। तो ये तो चलता नहीं रहेगा ना। इस पर हम और आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर तो एक आसमानी किताब को फॉलो करने वाले और मोदी को फॉलोअर में क्या अंतर रह जाएगा? दोस्तों, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, और इसी के साथ एक और वीडियो आएगा नेक्स्ट में, जब आप उसको देखें जरूर। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे आप बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए। अपने कमेंट लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।